नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे जी, जो हमको बताएंगे कि पाकिस्तान में हमने बहुत चीजें बात करी हैं। ये है जी, पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है जी, वैसी है जी, जो भी है। लेकिन जो भी कह लो यार, एक चीज हमको पूछनी चाहिए अपने आप से कि पाकिस्तान जब बनाया गया था, क्रिएट हुआ था ना, क्रिएटर्स डे ऑफ पाकिस्तान, आई एम श्योर इनके दिमाग में था कि एक नॉर्मल कंट्री बनते हैं यार, कुछ करेंगे, यू नो। करोड़ों लोग में से 5 तो होंगे जिन्होंने सोचा होगा ये। वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, आई नो, गाली पड़ेगी इसके ऊपर, बट इन एनी केस उस ओपिनियन को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दैट ओपिनियन? एंड हमको ये चीज समझनी है कि ये जो मेंटालिटी है इस लोगों की, क्योंकि आपको सबको पता है, मैं इस चैनल पे बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, थैंक गॉड बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई ड्यूरिंग पार्टीशन, बट थैंक गॉड ऐसे लोग हमारे से दूर हुए, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन रीजन विद दीस पीपल। और ये क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। कर्नल सर, नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये मैं दूसरी बार उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में और आपके दर्शकों के को ध्यान में रखते हुए और सबकी रुचि को ध्यान में रखते हुए सोचा था कि एक ऐसी प्रेज़ेंटेशन बनाएँ जिससे कि थोड़ा-सा अंदर गहरे तक उतर के देखें कि आखिर समस्या क्या है और उसका समस्या का निदान तो हमारे पास में है नहीं, सीधी-सी बात है। हम जो है केवल समस्या ही समझ सकते हैं और मन ही मन सोच सकते हैं उसका निदान क्या हो सकता है। तो आदि आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़ें फिर? तो ये सोच के टाइटल रखा था पाकिस्तान बिल्ट ऑन थॉट ब्रोकन बाय थिंकिंग। यानी एक ऐसा देश है या एक विचार है, वो आप स्वयं जानते हैं और जो कि अपनी सोच की वजह से ही टूट रहा है। उसका विखंडन जो है, उसकी सोच की वजह से हो रहा है। ये किस प्रकार से हो रहा है, हम थोड़ा इतिहास में जाकर इसका देखेंगे, परिप्रेक्ष्य आखिर है क्या? ये एक मानचित्र है जो दर्शाता है कि अ अंग्रेजी साम्राज्य जो था, वो विश्व में कहाँ-कहाँ पर व्याप्त था। मोटा-मोटा 54 देश जो थे, वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में होते थे, जो कि लाल रंग से दर्शाए गए हैं यहाँ पर। उसमें से एक अनडिवाइडेड इंडिया भी एक पार्ट था, जो कि आप सेंटर में देख सकते हैं। उसके बाद में आता है 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें सिपाही म्यूटनी के नाम से हुआ था। सिपाही मंगल पांडे को आप जानते हैं अच्छे तरीके से। किस तरीके से मेरठ छावनी में क्या हुआ, ये बात किसी से लुकी-छिपी नहीं है। रानी झांसी ने क्या रोल अदा किया था, ये सब बातें आप सबको मालूम है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आता है समय 1945 का। ये दिन जो है बहुत इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत और मान लीजिए पाकिस्तान के आगे की जो होने वाला है उसमें बाईं तरफ जो चित्र देख रहे हैं आप जानते होंगे सर विंस्टन चर्चिल हैं और उनके दाहिनी तरफ जो हैं, जो सज्जन जिन्होंने काले रंग की टाई लगा रखी है, माथा थोड़ा-सा साफ है, वो हैं लॉर्ड क्लेमेंट एटली। 1945 5 जुलाई को दूसरा विश्व युद्ध जो है खत्म हो चुका था। विंस्टन चर्चिल जो थे एक कंजर्वेटिव पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी के लीडर थे और क्लेमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी के लीडर थे, जिनकी सोच थोड़ी-सी प्रोग्रेसिव थी। क्लेमेंट एटली जो थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल की पार्टी को मात दी इंग्लैंड में। मानचित्र दाहिनी तरफ देखेंगे आप, लाल रंग जो दर्शाता है कि क्लेमेंट एटली की जो पार्टी थी उसकी सीट्स और नीले रंग का जो है वो दर्शाता है विंस्टन चर्चिल। हालाँकि साफ देखने में लगता है कि लाल रंग कम है, नीला ज़्यादा है, लेकिन नीला रंग जो है वो एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से लाल रंग अधिक है। The concentration of population in the red zone is more. So, Sir Clement Attlee takes over the reins of Britain. अब ब्रिटेन का हालत जो थी वो बहुत ही शोचनीय थी उस समय। देश ने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी झोंक दी थी युद्ध में। लोगों को घर में गर्म पानी तक नसीब नहीं था। रसोई में खाना बनाने के लिए ईंधन की कमी थी। देश जो है वो बहुत ही गरीबी की कगार पर खड़ा हुआ था। ऐसे देश को संभालना क्लेमेंट एटली के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था और ऊपर से उनके जो 54 देशों पे जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, उनको संभालना और भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि दे हैड टू स्ट्रेच देयर रिसोर्सेस फार एंड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो क्लेमेंट एटली टेक्स अ डिसीजन। ही अपॉइंट्स लॉर्ड लुई माउंटबैटन, जो कि बाईं तरफ वाले चित्र में टोपी लगाए हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, भारत का वाइसरॉय बनाकर। दाहिनी तरफ का चित्र जो है वो जॉर्ज शेस्टम का है,
जॉर्ज षष्टम जो है वो राजा होते थे इंग्लैंड के, और इंटरेस्टिंगली वो सेकंड कजन है लॉर्ड माउंटबैटन के। दोनों के वंश अगर आप टैली करेंगे तो एक समय पर जाकर दोनों मिलते हैं क्वीन विक्टोरिया के साथ में। यानी लॉर्ड लुई माउंटबेटन की नानी जो थी वो रानी विक्टोरिया थी। ये इनकी लीनिएज है। अभी इनकी लीनिएज पे ही रहते हैं। फिलहाल होता क्या है कि क्लेमेंट एटली बुलाते हैं माउंटबेटन को और उनसे बोलते हैं कि भाई हमें किस तरीके से भारत को आजाद करना है। तो उसके लिए दिन मुकर्रर करते हैं 10 जून 1948 का। ये हिस्ट्री में डेट नोटेड है कि ये डिसाइड हुआ था कि 10 जून 1948 को भारत को छोड़ के अंग्रेज जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन माउंटबेटन ने भारत की परिस्थिति को देखते हुए क्लेमेंट एटली के साथ में एक नेगोशिएशन किया। नेगोशिएशन ये था कि ग्राउंड पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होगी वो मैं होऊंगा। मैं हर बात के लिए डिसीजन के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। क्लेमेंट एटली मरता न करता क्या करता बेचारा, उसने इस बात को मान लिया। माउंटबेटन ने ये सब चीजें लिखित में क्लेमेंट एटली से ले ली और वो ताकतवर पर्चा लेके माउंटबेटन जो है वो भारत में प्रविष्ट होते हैं। उनका स्वागत एयरपोर्ट पर करते हैं पॉपुलर फिगर जवाहरलाल नेहरू को आप बाई तरफ देख सकते हैं, और जो टोपीधारी व्यक्ति हैं जिन्होंने की कराकुल टोपी पहन रखी जो हाथ मिला रहे हैं एटली से, वो हैं लियाकत अली खान। लियाकत अली खान एक तरीके से मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस समय मनाना था दोनों पार्टीज को कि किसी तरीके से शांति हो जाए और अंग्रेज जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से वापस चले जाएं। इस हैंडशेक को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर रही होगी मुस्लिम लीग में और किस तरीके से माउंटबेटन जो है वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नेहरू की दोस्ती माउंटबेटन से पहले से थी। कहा जाता है कि सिंगापुर में जब माउंटबेटन पोस्टेड थे तो नेहरू जी एडवीना और माउंटबेटन से मिलने वहां गए थे और माउंटबेटन जो है वो खुली लिमोजीन में लेकर नेहरू को घूमते थे। तो माउंटबेटन के सचिव ने उनसे कहा कि सर आप ऐसे रिबेल को, क्योंकि भाई नेहरू जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ तथाकथित लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ दिनों के लिए जेल में भी थे। जेल जो है उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे क्योंकि जेल जो था वो न जाने क्या सा जेल था। उस जेल को देखते हुए हर आदमी चाहेगा कि वो भी जेल में ही रहे। खैर, तो लेकिन जो कि एक नैरेटिव चल रहा था कि नेहरू एक रेवोल्यूशनरी थे और उनके साथ में घूमना जो था वो माउंटबेटन की इज्जत को हानि पहुंचा सकता था, उनकी रेपुटेशन को डाउन कर सकता था। आप जानते हैं क्लेमेंट एटली का जवाब अपने सचिव के लिए क्या था? उनका जवाब था कि नेहरू के साथ रहकर मेरी रेपुटेशन डाउन नहीं हो रही है, मेरा स्टेचर अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आदमी एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं ये कहना नहीं चाहता कि किस तरीके से नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये बात माउंटबेटन को उस समय विदित थी कि ये व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए वो इनके साथ साथ लेके घूमते थे। एडवीना से इनकी दोस्ती जो है वो लुकी छिपी नहीं है, ये इतिहास है। माउंटबेटन जो थे उनका संबंध, क्योंकि वो नेवी से थे और वे राजा के बाद में दूसरे व्यक्ति थे जो साइमल्टेनियसली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रैंक होल्ड करते थे। ये एक हिस्टोरिकल चीज है। दैट शोज द पावर ऑफ माउंटबेटन in the power circles of Britain and why he was chosen as the man to come and grant independence and have a safe withdrawal of the British forces back to Britain. किस तरीके के फौजी थे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज ट्रूप्स जो थे असॉल्ट कर रहे थे बर्मा में, और बर्मा को डिफेंड करने का काम था ब्रिटिश फोर्सेस का। सो ब्रिटिश फोर्सेस की 19th इन्फेंट्री डिवीजन, जिसके की जीओसी थे जनरल विनफोर्ड रीस, उनके अंडर में डिव ट्रूप्स में एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था फर्स्ट बटालियन द असम रेजिमेंट, यानी वन असम। वन असम को कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम ब्रूनो ब्राउन। ब्राउन की खासियत ये थी कि 3 साल हुए थे रेजिमेंट को रेज हुए और इस बटालियन ने एक ही ऑपरेशन में 71 गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं।
एक ऑपरेशन में 71 गैलेंट्री अवार्ड आदि, और इन्होंने 6 थिएटर ऑनर्स जीते हैं, जिनको कि साइटेशन कहते हैं। जिस प्रकार से ये लोग लड़े थे इम्फाल में, कोहिमा में, ये सब बैटल ऑनर्स जो हैं इस बटालियन के पास में मौजूद है। तो दिस शोज द पावर ऑफ कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम ब्रूनो। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, एंड उनके टुआइसी होते थे एक लेफ्टिनेंट कर्नल अयूब खान, उन्होंने टेक ओवर किया। अयूब खान के नाम से घंटी बजी कुछ, इसी नाम का एक व्यक्ति शायद पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना बाद में जाकर। खैर, अयूब खान पे रहते हैं। अयूब खान जो थे 18 महीने तक इस बटालियन को कमांड करते रहे। बटालियन वो जिसने की 71 गैलेंट्री अवार्ड जीते एक ऑपरेशन में, और 6 बैटल ऑनर्स उसके पास में है। ऐसी बटालियन को कमांड करने के बाद में हुआ ये कि 18 महीने बाद जनरल रीस, जो कि जीओसी थे 19 इन्फेंट्री डिवीजन के, उन्होंने अयूब खान को अपने पद से हटा दिया। रीजन क्या लिखा? टैक्टिकल टिमिडिटी। टिमिड समझते हैं ना, भीरू, डरपोक। टैक्टिक्स में टिमिड, और उनको शोइंग कावर्डिस ऑन द फेस ऑफ एनिमी के जुर्म में उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी पे जो है वो रोक दी गई। ये बात हिस्ट्री में पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, पर ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे वो इतने काबिल थे कि जिनके साथ में अंग्रेज जनरल ने ये काम किया था, और जिसके प्रेडिसेसर जो थे वो 71 गैलेंट्री अवार्ड जिता रहे थे उसी बुलेटिन को, और ये भाई साहब जो थे वो वहां से निकल गए। खैर, इनके निकलने के बाद एक अंग्रेज आए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यू पार्सन्स, इन्होंने इस बटालियन की कमांड संभाली। इतनी लंबी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं आदि आपके साथ में। 17 इन्फेंट्री डिवीजन जो थी वो भी बर्मा में लड़ रही थी। मेजर जनरल डेविड कोवान जो थे उसके जीओसी थे। उसकी डिप ट्रूप्स में एक बटालियन थी जो थी 4th बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की। इसको लेफ्टिनेंट कर्नल डिलों कमांड कर रहे थे, और इस रेजिमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था। एक बहुत ही टैक्टिकल ब्रिज था, उस पर एक भीषण युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में अपनी कार्यकुशलता, टैक्टिक्स, हिम्मत का जो नजारा था, वो एक मेजर थे जो कि पारसी थे, भारत से आते थे, और बड़े हैंडसम स्मार्ट थे, उन्होंने निभाया था, जिसको कि लोग प्यार से सैम मानेकशॉ कहते हैं। सैम मानेकशॉ को इस युद्ध में मशीन गन का ब्लास्ट पेट में लगा था। आप कंपैरिजन देखिए, अयूब खान 18 महीने वापस, मानेकशॉ पेट में मशीन गन का ब्लास्ट लगता है। एक आर्मी मेजर, ब्रिटिश सर्जन जो था, वो इनको अटेंड करता है। पेट में गोली लगी, आपको पता है कि गोली का क्या प्रभाव होता है, और मशीन गन का ब्लास्ट जो होता है वो इतना छोटा नहीं होता। तो रक्त के प्रवाह बह रहा था, और मानेकशॉ जो थे वो काफी बुरे हाल में थे, और डॉक्टर उनसे पूछता है कि व्हाट हैपेंड सन? You know what did he reply? He said, I got entangled in some thorny bushes. That was the sense of humor of a man जिसके पेट में गोली लगी हुई है और जो कि मरणासन पड़ा हुआ है। उसके इसी वीरता को देखते हुए मरणासन व्यक्ति को जाके अंग्रेज जनरल साहब ने मिलिट्री क्रॉस पिन किया। एंड यू नो व्हाट ही सेड? He said कि dead men don't get military crosses. So he said that this man is going to live, and that is why I'm going to give him a military cross. That was the faith the British or the seniors had in Sam Manekshaw vis-a-vis Ayub Khan. छोटा सा एनेक्डोट, एक छोटी सी कोने में आप एक मोटरसाइकिल देखेंगे। ये मोटरसाइकिल जो थी पाकिस्तानी जनरल ने, मेरे ख्याल से टिक्का खान ने उधार ली थी कि मैं इसके पैसे पाकिस्तान पहुंचकर रिटर्न कर दूंगा। मोटरसाइकिल लेके चले गए, पैसे नहीं आए। प्रेस रिपोर्टर ने बाद में मानेकशॉ से पूछा कि आपके उधार के पैसे वापस नहीं आए? कहते उन्होंने मेरे मोटरसाइकिल के पैसे जो नहीं दिए, मैंने उनसे उनका आधा देश ले लिया, बांग्लादेश बन गया। सो दैट वाज मानेकशॉ, बट जस्ट एन एनेक्डोट। लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई आपके देश का चीफ क्या रहा है, और जिस देश की हम बात करें, जो एक विचार है, उसका चीफ जो है वो कहां से आता है। आदि
देखने वाली बात ये थी कि लोग कहते हैं कि आयूब खान जो थे चीफ बनने के बाद में भी ही वुड अवॉइड वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड सिंपोजियम्स जिसमें कि विदेशी मिलिट्री माइंड जो था वो आता था, क्योंकि मन में तो वही डर था कि कहीं 44 की असलियत जो है कोई खोल ना दे। नाउ कम्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायद नाम से वाकिफ नहीं हो लोग, लेकिन आप जानते हैं कि एक हमारा सॉन्ग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसकी धुन पर आर्मी या कोई भी है मार्च करती है। वो जो सॉन्ग था वो इन्होंने ही लिखा था। तो इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है। अल्लामा इकबाल उसमें अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस देते हैं। अल्लामा इकबाल का स्टेचर जो था वो ऐसा था कि उन्हें उपाधि दी गई थी मुफक्किर पाकिस्तान, दैट मीन्स ही इज द थिंकर ऑफ पाकिस्तान। शायर मशरिक, मशरिक कहते हैं ईस्ट को, यानी ही वाज द पोएट ऑफ द ईस्ट। हकीमुल उलमत, द सेज ऑफ द उम्मा। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि इस आदमी का स्टेचर क्या था। इन्होंने मुस्लिम्स के पक्ष में इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात रखी और लोगों ने उसको ग्रैब कर लिया कि दिस इज द मैन हु गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। In the next slide, Adi, I'm going to show you the transcript of the lecture that he gave, which will debunk this theory that Allama Iqbal never professed the making of Pakistan. तो कई पाकिस्तानी दर्शक जो होंगे वो काफी नाराज हो जाएंगे मेरे वक्तव्य से, लेकिन अगर चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मैंने ओपन सोर्सेज से उठाई है, चाहें तो वो भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। एंड दे कैन काउंटर मी ऑन सोशल मीडिया और टेल मी आपके चैनल पर आके कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो थी गलत थी, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये थी। ही वाज आल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज विजनरी आइडियाज एंड ब्ला ब्ला। दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हिज स्पीच, जिसमें लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा किया था, which I would like to contest. The closest that he went was the line which has been highlighted in yellow. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. What he was saying, that the provinces which are lying in the northwest Indian part, the dominantly Muslim provinces, they can be clubbed into one, so that it creates a Muslim India within the boundaries of India. That is the best he spoke of so-called Mutalba Pakistan. Now, there was this gentleman, Chaudhry Rahmat Ali. ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लॉ के स्टूडेंट थे। 1933 में इन्होंने एक पैम्फलेट निकाला, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, which was later called as the Pakistan Declaration. मैं अगली स्लाइड पर आऊंगा। He never proposed Pakistan. His proposal was Pakistan. तो yes, surprising. We'll come to that. His Pakistan never had a, हाँ जी, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, तो वो तो आज तो वैसे ही बोलते हैं ना, पाकिस्तान, वही तो बोलते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि भाषा की शुद्धि नहीं है उनकी। रहमत अली ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, and he had coined because it was abbreviation of something, and he had logically put it across for the consumers to digest. We'll come on to that, Adi, but interesting to say कि ये व्यक्ति जो थे इन्होंने पढ़ाई के साथ में एक डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसको कि पहल सारे के सारे उन्होंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को निकाल के थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रही थी, उनके जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनके कंजम्पशन के लिए वहां पर भेजा। एवरीबडी रूल्ड आउट कि ये चीज जो है डॉक्यूमेंट, इट विल नॉट स्टैंड टू लॉजिक। एक दशक तक वो इसके लिए जूझते रहे और आखिरकार 1940 के आते आते जिन्ना जो कि सबसे बड़े ओपोनेंट थे इस डॉक्यूमेंट के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो यू विल सी कि हिपोक्रेसी जो है वो कूट कूट कर जो है वो भरी हुई है इस पूरे के पूरे नैरेटिव में।
So continuing with the same legacy of Chaudhry Rahmat Ali, 28 जनवरी 1933 को इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट टेबल किया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इसको पेश किया, सबने इसको रिजेक्ट कर दिया। बट लेटर ऑन it was dubbed as the Pakistan resolution in the press. So from a non-entity, he came to be known as a big entity. I don't know, do they really give the space to him in their, what do you call, history or not? ये बात मुझे विदित नहीं है। आदि अगर आपको इसका आइडिया है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इनका नाम कहीं भी पाकिस्तानियों के मुंह से सुना नहीं है, चौधरी रहमत अली का, जिसने की पूरा स्पेड वर्क करके। अभी आगे हम आएंगे नक्शे पर। You know, his thought process, he had transcribed his thought process on a map. And Adi, this is the map. Now, if you see, what he has done is, he has colored the area which were Muslim dominant in India and gave them his own names. So, पाकिस्तान जो था वो लेफ्ट में चला गया, बंगिस्तान हो गया बंगाल वाला पोर्शन, ओस्मानिस्तान हो गया हैदराबाद वाला पोर्शन। ही वेंट टू केरला ऑल्सो, मोपलेस्तान बनाया वहां पर, अंडमान एंड निकोबार में अपने स्थान बनाते गए। सो दिस इज मोटा मोटा मैप। नाउ इफ यू रीड द टाइटल ऑफ द मैप, कॉन्टिनेंट ऑफ दीनिया एंड इट्स डिपेंडेंसीज, हिज आइडिया वाज दैट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट should not be known as the Indian subcontinent, it should be known as the Dinia. And all these states which come, they should be subsumed by Dinia. So he had outright rejected the idea of a Indian peninsular. This was his idea. दिमाग से पैदल था सर ये तो completely. अरे पैदल नहीं था. He wanted to grab everything. Even scratch करके भी wanted land, and he wanted that beautifully. Here, this was the map which was created, and now you will see ki what is the idea of Pakistan. How he names it Pakistan is, he takes the P from Punjab. The northwest frontier province was the Afghan province, so he takes the A from there. The K comes from Kashmir, the S comes from Sindh, and the Stan comes from Baluchistan. So that is how he named it Pakistan, but not Pakistan. So there is nothing pure about Pakistan, है ना? पाकिस्तान होता तो प्योरिटी की बात भी कर सकते थे, but then he never had such purity in his heart or mind. तो उन्होंने अपना मैप जो था वो यहां पर पेश कर दिया. Then we would like to come to the two-nation theory, which was being propounded. And the two-nation theory was very clear that the Muslims and Hindus, they were supposed to be given their respective homelands. They could not stay with each other, so they should be given their own homelands. But you had majorities in both western and eastern parts of the British India where Muslims are dominant. So as a result, everybody was viewing that अगर मुस्लिम स्टेट बनता है तो वो भारत के पश्चिम में और भारत के पूर्व में दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा. ये सोच जो थी लोगों को पता थी, लेकिन ये बात जो थी ये भी वाजिब थी कि जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जब डिवाइड होंगे तो उनको ऑप्शन ये दिया गया था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाएं या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और अगर आप चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हैं. दैट वाज द ओरिजिनल टू नेशन थ्योरी. So it was not a purely two nation theory. It was that independence could be given to these states. Now, when this idea was floated, Indian National Congress ko, to Indian National Congress, Sardar Patel and Nehru, they both strongly objected to it, and they said कि भाई अगर ऐसा काम करोगे तो ये देश जो है ये 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा. That was the state at that point of time. कि there would be 12 pieces of one country, and the name two nation theory will not stand to logic. So the logic says, if in case you are naming it a two nation theory, then either these princely states go with Pakistan or they come to India. And the dynamics were very, very different. You had a Hyderabad, which had 85% Hindu population,
being ruled by the Nizam, a Muslim ruler. But you had Kashmir, 77% of the population was Muslim, and the ruler was the Maharaja, who was a Hindu king. So you cannot draw a straight line when you are dividing India. So something was supposed to go amiss. जैसे आज भी पाकिस्तान जो है वो इस बात को कहता है कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. इट बिकम्स द गेटवे टू कश्मीर. सो उनका कहना ये है कि अंग्रेजों ने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे दिया भारत को, जिससे कि कश्मीर का रास्ता भारत के लिए तो खुल गया, पाकिस्तान के लिए बंद हो गया, जबकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. तो कहते हैं भाई यहां पर आपने ऐसे कैसे कर दिया कि आपने नदी के बहाव को ध्यान में रखते हुए आपने यहां पर डिवीजन कर दिया, बाकी जगह जो है वो आप धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हैं. खैर शिकायत जो है वो पाकिस्तान की कभी खत्म हो नहीं सकती. इंडस वाटर ट्रीटी में आपको पता है ये कितना % पानी जाता है और कितना भारत रखता है, और फिर भी वो बेचारे परेशान रहते हैं. तो परेशानी जो है वो, जैसे वो आप डीएनए की बात कर रहे थे ना एक बार, तो परेशानी जो है वो डीएनए में रची बसी है. उसका इलाज जो है हकीम लुकमान के पास में भी नहीं है. अब अगर ये विभाजन होता तो ये ग्रीन एरोज जो है वो शो कर रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो जाती पाकिस्तान की तरफ, और जो ऑरेंज एरोज हैं वो भारत की तरफ पलायन होता हिंदूज एंड सिख्स का. And the 3 stars which have been given on the map, they are basically the communal flashpoints, जहां पर लाखों लोगों को काटा गया, मारा गया, एंड बेइंतहा वहां पर वायलेंस हमने देखा था पार्टीशन के टाइम पे. Now there are certain compelling factors. पाकिस्तान की सोच को गवर्न करने वाले जो हैं, उसको मैंने कोशिश की है कि समराइज करूं. ऐसे फैक्टर्स जो हैं, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स which can govern the current thought process and the current crisis situation prevailing in Pakistan. So उसका मैंने नाम दिया है compelling factors. और वो compulsion कहां से आती है हम सबको मालूम है. तो compelling factors जो कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसको डिक्टेट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, it was founded on the ideology of Islam. आपने एक देश बनाया जिसको कि आपने धर्म के आधार पर लिया, लेकिन उसके बाद में आपने जो है धर्म के आधार पर लेने के बावजूद भी आपको यह समझ में नहीं आया कि हमने अपने देश को एक संवैधानिक तरीके से एक गणराज्य बनाना है, एक रिपब्लिक बनाना है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह उसको रूल करना है, या उसमें शरिया नाफिज करके एक इस्लामिक स्टेट बनाना है. ये झूलते रहे इसके बीच में कि हम किस तरीके से इसको बैलेंस करें. क्योंकि आपको ध्यान होगा शुरू में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, करेक्ट मी, पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था. तो जब पाकिस्तान बना था तो इसी आइडियोलॉजी बना था कि वो इस्लामिक कंट्री रहेगा, इस्लाम फॉलो करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों को भी लुभाना था. पश्चिमी देश जो हैं वो एक इस्लामिक कंट्री को क्यों एड देंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएं और दुनिया को पेश करें कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, जिससे कि पश्चिमी देश जो है हमारे झांसे में आए और हमें सीटों सेंटों में जगह दे दें. एंड वो प्लॉय जो था वो किसी तरीके से सक्सेसफुल हो भी गया. उसके बाद में आदि एक दूसरी सोच आती है इस्लाम के बाद में. इब्न खल्दून नाम के एक अरब थिंकर थे, फिलोसोफर थे. ही वाज अ बिग ट्रैवलर एंड अ राइटर. Now he had coined a term असबिया. असबिया जो है वो एक आदमी की सोच को बताती है, एक थॉट प्रोसेस को बताती है कि समाज में उसको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है. असबिया को ही पकड़ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो असबिया को कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि इस चीज को मानने वाले जो हैं वो एक झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे की सहायता कर सके. झुंड कहां से शुरू होता है, पहले एक व्यक्ति है जो फॉलो करेगा, उसके साथ में उसका पूरा परिवार आएगा, वो जुड़ेगा, उस परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली जुड़ेगी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली बनेगी वो पूरी की पूरी. वो ज्वाइंट फैमिली जो है अपने और नाती रिश्तेदारों को आपस में जोड़ के चलेंगे तो एक बड़ी सी ट्राइब बन जाएगी. ये फिलॉसफी है असबिया की, जो कि
इन व्यक्ति ने इसको कॉइन किया और इसको समझाने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कि एक मेंटालिटी है झुंड में चलने की, वो पाकिस्तान की जनता में आपको देखने को मिलेगी कि एक दूसरे से चिपक के रहेंगे। जब किसी से बात करनी है, अकेला आदमी बात नहीं करता, 4 आदमियों को पीछे खड़ा करेगा, फिर वो बोलना शुरू करता है। तो ये प्रवृत्ति जो है वो इसी फिलॉसफी के बेसिस पर वहां से आती है कि इनके पास में एक अपनी आइडियोलॉजी होगी, हो सकती है वो धार्मिक हो सकती है वो कार्मिक हो। यानी मैंने ये काम करना है इसलिए हम इकट्ठे रहेंगे। कार्मिक का एग्जांपल आपको मिलेगा, जो कि वेस्टर्न एशिया में जो कि हाहाकार बचा हुआ है, वो सब कार्मिक फिलॉसफी है कि भाई हमारा एक काम है कि इस्लामिक कैलिफेट को यहां पर नाफिज करना। तो इफ यू सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये फिलॉसफी जो है ये कहां पर आपको लेके जाती है। अब होगा क्या, जब आपका एक झुंड होगा तो झुंड में आपका एक नेता होगा। अगर नेता होगा तो वो नेता चाहेगा कि मैं अपने झुंड को किसी तरीके से अपने काबू में करके रखूं, लोग आज्ञाकारी रहे, मेरा कहना माने और जैसा मैं सोचता हूं वो अपनी सोच को मेरे साथ पिला के चले। झुंड को एकत्रित रखने के लिए पावर की जरूरत है। तो नेता जो होगा वो अपने पास में पावर को केंद्रित करके रखेगा, वो पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा। सो ही विल बिकम द पावर सेंटर एंड ही विल ट्राई टू इंश्योर कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, मेरे सब प्यादे, मेरी पूरी ट्राइब, मेरी कम्युनिटी जो है उसी तरीके से काम करे। शुरू शुरू में ये चीज जो है ये बहुत अच्छी लगेगी, इससे उत्थान भी देखने को मिलेगा क्लैन का, ट्राइब का, झुंड का। लेकिन होगा क्या कि हर आदमी जो है वो एक तरीके से पावर को लेना चाहेगा और लीडर बनने की कोशिश होगी, और ये लड़ाई मारकाट जो है ये अंदर ही अंदर उस चीज को कमजोर करेगी और एक दिन ये चीज जो है ये एक बारूद के ढेर की तरह फटकर अलग हो जाएगी। ये फिलॉसफी है असाबिया की, जो कि एक अरब फिलॉसफर ने कॉइन की थी। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसी फिलॉसफी को आप पाकिस्तानी सोसाइटी पर एक बार उसको जक्सटपोज करके देखने की कोशिश कीजिए। आपको वहां के हालात जो हैं वो बिल्कुल हूबहू इसी फिलॉसफी पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो ध्यान में आता है वो आता है डोमिनेशन बाय पंजाबी। इस पॉइंट पर बहुत डिस्कशन हो चुका है कि क्यों कर पंजाबी जो हैं वो एक तरीके से हावी रहे हैं पूरे पाकिस्तान की फिलॉसफी पर, उनकी गवर्नेंस के ऊपर। इसको मैंने कुछ काट छाट करके देखने की कोशिश की है, जो आपके दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। देखिए, ये चीज जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा तक जाती है, ये अभी की वो नहीं है। किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल एरा तक जाती है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार है कि जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज कुछ अलग थी, और उसके बाद में रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम को द ब्रिटिश हैव टर्म्ड एज द लार्जेस्ट एंड ब्लडीएस्ट एंटी कॉलोनियल रिवोल्ट अगेंस्ट एनी यूरोपियन एम्पायर इन द 19th सेंचुरी। ये विशेषता है इस स्वतंत्रता संग्राम की। इसमें देखने वाली बात यह थी कि करीब करीब 7,500 ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स ने बगावत कर दी थी अपने बॉसेस के खिलाफ, जो कि एक साइजेबल नंबर है। 7,500 जो है वो एक करीब करीब ये मान के चलिए कि डिवीजन स्ट्रेंथ होगी आदि, मेरे ख्याल से, है ना। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या ने रिवोल्ट किया, ये कभी अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, पर ऐसा हुआ। अच्छा, इस रिवोल्ट के कारण, सो कॉल्ड रिवोल्ट के कारण एक मेजर शिफ्ट देखी गई गवर्नेंस में। और मेजर शिफ्ट क्या होती है कि जो आधिपत्य था अंग्रेजों का भारत के ऊपर, वो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में था, इसको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन पर। अब इसके करने के साथ साथ एक और चीज थी
कि अंग्रेज जो थे जब अपने सोल्जर्स को सिलेक्ट करते थे, वो जनरली होते थे अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज से, जो कि इंडिया के नॉर्थ में यूपी और बिहार से आते थे। इसके बाद में ये पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे चेंज होती है। इसमें हुआ ये कि उन्होंने देखा कि जब ये सन 57 का विद्रोह हुआ था, तो पंजाबी और गोरखा ट्रूप्स ने उनका साथ दिया था। आपको पता होगा जलियांवाला बाग मैसेकर में, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने गोरखा पलटन को बुलाया और गोरखा पलटन से एम्युनिशन जो था फायर करवाया निहत्थे भीड़ पर। एक समय प्लेन्स और हिल ट्राइब्स के बीच में एक छोटी राइवलरी जो है वो हमेशा से देखने को मिलती है। अंग्रेजों ने उस चीज का फायदा उठाया। नंबर 2, गुरखा ट्रूप जो थे, जो बहुत ही लॉयल ट्रूप्स होते हैं, उनकी लॉयल्टी का अंग्रेजों ने नाजायज फायदा उठाया और निहत्ती भीड़ पर अपने ही लोगों के ऊपर गुरखा ट्रूप्स ने फायर किया। तो ये चीज जो थी, ये आफ्टर अ वेरी टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला अपनाई गई थी, जो कि सन 57 के बाद में देखने में आई थी। तो अब क्या हुआ कि यूपी और बिहार से जो रिक्रूटमेंट होती थी, वो फोकस शिफ्ट होता है और वो जाता है पंजाबीज और गुरखास की तरफ। तो पंजाबी डोमिनेंस इन द ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्ट्स टू इंक्रीज आफ्टर 1857. Now 29% of the British Indian Army soldiers were Muslims, mostly from what is now Pakistan side of Punjab. पहले जो ये रिक्रूटमेंट चल रही थी, ये यूपी और बिहार के चल रही थी। अब उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया पंजाब की तरफ से। Predominantly Muslims, 29% of these soldiers, they came from the Punjab, which is now presently in Pakistan. They found that these troops were more attuned to the British philosophy. किस तरीके से? क्योंकि ये अंग्रेजों के लॉयल थे और इन्होंने सिख ब्रिटिश जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अंग्रेजों के पास में मौजूद था और उन्होंने इस चीज को वहां पर अपनाया। नाउ होता क्या था कि नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स, जो कि मेन स्टे होते थे इनका अंग्रेजी फौज में, इन्होंने देखा कि गदर के दौरान, सन 57 के दौरान, ये लोग जो थे ये बहादुर शाह जफर के साथ में जा रहे थे। कारण क्या था कि इन ट्रूप्स की रिलीजियस जो एलिजेंस थी वो मुगलों के साथ में थी। तो ये ब्रिटिश की तरफ ना होकर इनका झुकाव जो था वो मुगलों की तरफ ज्यादा था। इसी वजह से ये सन 57 में अंग्रेजों के इतने काम के नहीं रह गए थे। तो यहां पर एक शिफ्ट और होता है, एंड जो कि सीमेंट करता है पंजाबाइजेशन ऑफ द आर्मी का। हालांकि पंजाब में 10% से भी कम पॉपुलेशन थी, लेकिन 50% ऑफ द रिक्रूटमेंट वाज हैपनिंग फ्रॉम पंजाब। You see the shift and the gross imbalance of population versus recruitment. So जो पाकिस्तान को मिला है वो ग्रेटली इम्बैलेंस फोर्स जो है वो इस तरीके से मिली है। अब होता क्या है कि 21% जो कि पाकिस्तान का एरिया था, वो सॉरी इंडिया का एरिया था, पाकिस्तान में जाता है। 17% रेवेन्यू बेस्ड जाता है, लेकिन 33% ऑफ द आर्मी गोज इनटू पाकिस्तान। So that was the basic difference which lies here. Now we come down to the dominance of the Pakistani army. एक मैंने पाई चार्ट भी बनाया है इसमें, उस पर भी आऊंगा मैं कि किस तरीके से दी आर्मी का रिक्रूटमेंट जो होता है वो पाकिस्तान में होता है। बट इट इज कॉमन नॉलेज दैट पाकिस्तानी आर्मी जो है उसमें पंजाबी डोमिनेंस है। लेकिन आदि इंटरेस्टिंगली, during the course of the study, I found out that this is not necessarily true for the leadership part. I'll come down to the leaders of the Pakistani army also, और उनकी ethnicity को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। That will be quite revealing. So we find that पश्तून जो कि 16% थे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, they were the second most dominant ethnic group in the army, the first being Punjabis. Now मुहाजिर जो कि उर्दू स्पीकिंग थे पाकिस्तान में,
they were trying to grab more and more share in the Pakistani army. But पाकिस्तानी आर्मी का जो पहला पंजाबी आर्मी चीफ था वो जनरल टिक्का खान बना था सन 72 में, पाकिस्तान बना था सन 47 में, और 25 साल की उनके बनने के बाद में पहला पंजाबी आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान उनकी गद्दी पर बैठता है। तो जनरल सोच ये है कि हर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो पंजाब का होता है, ऐसा नहीं है। अभी तक टोटल 6 पंजाबी चीफ हो चुके हैं, वो डिस्कस हम करेंगे आगे की स्लाइड में आदि। ये इट इज प्रिटी कंफ्यूजिंग जो इतना लिखा हुआ है, आई थिंक दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज एथनिसिटी को इसमें मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि केवल 4 आर्मी चीफ जो हैं वो कब तक टेन्योर में रहे हैं, 16 साल तक, पश्तून कितने रहे हैं, नॉन पंजाबी जो हैं वो देखने वाली बात है कि 34 साल मिलिट्री रूल के जो पाकिस्तान के हैं उसमें से 25 साल तक नॉन पंजाबीज ने रूल किया है। सो दैट इज वन बिग आई ओपनर। ये मैं भी यही सोचता था अमूमन कि पंजाबी चीफ जो होंगे वो डोमिनेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उर्दू स्पीकिंग 2 चीफ हुए हैं, मुशर्रफ और मिर्जा असलम बेग, जिन्होंने 12 साल तक शासन किया पाकिस्तान के ऊपर। अब आपको साइकी पता लगती है, ये दोनों के दोनों जो थे उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर थे। इन्होंने बेग ने क्या किया है, 1980 के दशक में कश्मीर में टेररिज्म को, इंसर्जेंसी को हवा दी है। 71 की मार के बाद में बदला लेने के लिए इनको मौका मिला है। तो हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया जो है वो इनकी इस कदर है कि यू कैन सी विद इन द मेंटालिटी ऑफ देयर चीफ्स। सो द फर्स्ट दैट वी आर सीइंग इज मिर्जा असलम बेग। 80 के दशक में उसने कश्मीर में तबाही बचाने की कोशिश की, और दूसरा है मुशर्रफ, जिसने कि कारगिल का पूरा ऑपरेशन प्लान किया था। चाह ये रहा था कि कश्मीर का जो समस्या है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में विश्व पटल पर आ सके। कैसी मुंह की खाई, ये तो खुद पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी हमको बताते ही हैं। हजारा कम्युनिटी से भी ताजुब की बात है कि उनके पास एक चीफ आया था, जनरल मोहम्मद मूसा, पर यह बहुत पहले की बात है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सोसाइटी इस कदर रेडिकलाइज नहीं थी। सन 58 से लेकर 66 तक ही वॉज द आर्मी चीफ। बट इंटरेस्टिंगली आज तक पाकिस्तानी आर्मी में कोई सिंधी या बलोच जो है वो चीफ नहीं बना है। बलोच तो रेजिमेंट से है, लेकिन बलोच नहीं बना है। ना ना ना, बलोच रेजिमेंट से नहीं है, बलोच रेजिमेंट से हो सकते हैं। हाँ, पुराना था ना अपना कमर जावेद बाजवा, आई थिंक वो फ्रॉम बलोच। कमर जावेद बाजवा आएगा, उसका नाम भी आएगा। एथनिसिटी तो की है, रेजिमेंट में लिखना रह गया था, थोड़ा और होमवर्क करूंगा उसके ऊपर। अच्छा, 15% फौजी जो हैं वो इनके आते हैं सिंध और बलूचिस्तान से केवल। सिंधी जो हैं वो सेकंड बिगेस्ट एथनिक ग्रुप है पाकिस्तान का, 17% पॉपुलेशन है वहां पर, और बलोच जो है वो 3% है। तो यू सी द डिफरेंसेस कि रिक्रूटमेंट वर्सेस पॉपुलेशन में यहां पर फर्क जो है थोड़ा देखने को मिलता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिंध से रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हैं कि हम सिंध प्रोविंस की रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। हुआ क्या है कि अंग्रेजों ने पाकिस्तानी पंजाबियों की कारकर्दगी से खुश होकर उनको पट्टे दिए थे, सिंध में जमीन दी थी। तो पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं वो जाकर सिंध में बस गए। अब इनका बच्चा जब रिक्रूट होकर आता है तो वो सिंध की गिनती में आता है, और है वो एथनिकली पंजाबी। तो जैसे स्लाइड में देखने को मिल रहा है कि भाई 15% आ रहे हैं, 15% में से भी एथनिसिटी पे अगर हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो भी पंजाबी है। वो सिंधी वैकेंसी पे आया हुआ है लेकिन है पंजाबी। तो ये भी अनियन की जिस तरह पील होती है ना, विद इन पील, ये उस तरीके से खुलती है जब हम इस चीज को स्टडी करना शुरू करते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को अंग्रेजों की खैरात जो है उससे याद आया, जनरल टिक्का खान के फादर शाहजाद खान थे, क्या नाम था उनका, ये एक कांस्टेबल थे पंजाब में, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो इनको आउट ऑफ द टर्न डीएसपी बना दिया गया था। आदि आप जानते हैं अच्छा काम क्या किया था इन्होंने? एनी गेसेस? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम सुना है आपने? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे वो अंग्रेजों की आंख का कांटा बने हुए थे।
तो इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय न्याय विधि को ध्यान में रखते हुए उनको फांसी सुबह के बदले शाम को ही चढ़ा दिया। ऐसी हालत थी इनकी कि सुबह तक कौन वेट करे, न जाने क्या हो जाए, तो शाम को फांसी पे चढ़ा दिया और उनकी बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने का काम यहिया खान के पिताजी को सौंपा गया। तो उनका काम था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम जो थे ये करते थे। इसके एवज में इनको बहुत बड़ा जागीरदार बना दिया गया था पाकिस्तान में। सो दिस इज द लीगेसी ऑफ द रिचनेस ऑफ द आर्मी इन पाकिस्तान, कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लाश बेचकर पैसा कमाया है, उनको आज इस गद्दी पर बैठाया गया है। तो आदि सोच सकते हो, ये लोग बात करते हैं कि लाहौर में भगत सिंह चौक बनेगा। जी, भगत सिंह हमारे फ्रीडम फाइटर थे। ऐसी फौज बनने देगी चौक को, जिसके अपने पिताजी ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया बेचारे की, कि जिससे कि हल्ला ना हो, वहां चौक बनने देगी। तो ये डाइकोटोमी जो है ना थॉट प्रोसेस की, आई डोंट नो हाउ विल दे मैनेज, इट्स माइंड बॉगलिंग। क्या सोचते हैं, क्या करेंगे ये, इनका तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, 6% ऑफ द रिक्रूटमेंट कम्स फ्रॉम द कश्मीर रीजन। कश्मीर वाला रीजन जो है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मैंने लिस्ट किए हुए इसके अंदर, वहां पर इट इज अ रिक्रूटमेंट हॉटबेड फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। एथनिसिटी कैसे चेंज हुई है दैट वी ऑल नो। 65% ऑफ द सोल्जर्स दे आर ड्रॉन फ्रॉम पंजाब एंड केपीके से 15% आते हैं। बाकी जो है वो अलग अलग प्रांतों से आते हैं। आई हैव लिस्टेड दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो, जहां से कि पंजाब में भी ऐसा नहीं है कि पूरे पंजाब से इकट्ठे सब लोग आते हैं। पंजाब में भी पॉकेट्स बनी हुई हैं जहां से एक रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है और वो पाकिस्तानी आर्मी का पार्ट बनते हैं। So this was the recruitment pattern of the Pakistani. You see the blue color, they are all Punjabis. The orange color is Khyber Pakhtunkhwa, and balance is the other part of the country. So this will show you the gross imbalance of the recruitment in Pakistan. So generally the soldier clan और उससे थोड़ा ऊपर के लोग जो हैं वो इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी में डिवाइडेड हैं। अब आता है the list of the chiefs of army staff of Pakistan with their ethnicity. Tenure मैंने लिख नहीं पाया था, लेकिन if you just go through the list, आदि कोई अगर इसमें बलोच दिख रहा है तो बताना मुझे। हजारा तक तो बन गए ये, पश्तून पंजाबी मुहाजिर, पंजाबी पश्तून पंजाबी मुहाजिर, बलोच कोई नहीं है। सरप्राइजिंग। And Baloch is supposed to be a martial race. They are fierce fighters. Soch. Okay, now going back to the next part, and that is lack of empathy. Adi, there is a stark difference between the working of the Indian Army and the Pakistani Army. When I say Army, I mean the armed forces. How Pakistan handles their armed forces and their civilian public, everybody knows. So I didn't want to dwell much into that thing, और मैंने उसमें खाली कुछ एक पॉइंट्स लिखे थे. So the next point we go on to is empathy. First of all, we all know that General Tika Khan was known as the butcher of Bangladesh. He had massacred कितने 3 million Bengalis there, ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत, और वहां उसकी भूख मिटी नहीं थी उसकी, तो इन्होंने क्या किया कि उसको पोस्ट कर दिया बलूचिस्तान में. तो उसने अपनी भूख और प्यास जो है वहां पर जाके और मिटाई. हाउ ही हैंडल्ड बलूचिस्तान एवरीबडी नोज, पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड. द नेक्स्ट नेम कम्स इज ऑफ नवाब अकबर बुख्ती. Again a Baloch, famous Baloch leader, very senior veteran, and how they treated him and how they murdered him. मतलब अभी भी लोग बात करते हैं कि परवेज मुशर्रफ के राज में उन्होंने नवाब अकबर बुख्ती को शहीद किया था. So how they have treated their public and
the leaders who just voiced concern. Yeah. नवाब बुख्ती ने कुछ भी सेपरेटिज्म की बात नहीं की थी. आज जो मेहरांग बलोच के साथ में हो रहा है, दिस लेडी इज जस्ट डिमांडिंग, यार उस लेडी के आपने फादर को खत्म कर दिया, उसके भाई को खत्म कर दिया. वो लेडी सिर्फ इतना कह रही है कि वो जो डेड हैं कम से कम हमको बता दो कि वो कहाँ हैं. अगर वो मर गए हैं तो उनकी बॉडी बता दो या ग्रेव बता दो, सो दैट फाइनलिटी तक जाए केस को. आप उसको भी उठा के जेल में डाल देते हो. So anybody who tries to voice their concern, not even voice of dissent, is treated in such a manner by the Pakistani armed forces. I won't say the politicians, because politicians have got no say. That is the bare fact that we all know. ऑपरेशन ज़र्ब-ए आज़म किया था इन्होंने कि भाई हम वहां पर क्या करेंगे, और किया क्या जो है वो बात सबको पता है. Again, comparing with our forces, I don't think that we can even compare our forces to their forces. मतलब it's a totally, क्या बोलते हैं, poles apart. यार पोल भी एक धरती पर होते हैं, तो किसी और धरती से आते हैं. मैं the lesser said is better. So you know, 3 पॉइंट लिखने के बाद में I felt कि क्या ही बात की जाए इनकी, because हर शोबे में they are ranking so low. And why are they ranking so low, Adi? There's a reason behind it. We will come to that reason late. But if you recollect, there was a press conference which was hosted by the DG ISPR. And this gentleman, he went on to state that we have to change the stance of the country from a soft state, we should go to hard state. This is what he said in that press conference, and many people have reiterated that, and they are repeating that. I would request all these learned people to understand what exactly is a soft state. Soft state जो है वो कहता है कि it lacks the capacity or will to enforce its law and policies effectively. यानी आप मान चुके हैं कि आपका स्टेट जो है प्रेजेंट स्टेट में ऐसा है कि जिसमें आपकी रिट जो है वो खत्म हो चुकी है, आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वीक हैं, आपका रूल ऑफ लॉ वीक है, आपकी पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, करप्शन पेटरेज मिल रहा है, सोशली एथनिकली सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, टूट चुके हैं आप, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स इज राइजिंग. ऑल दीज थिंग्स दे फिट इनटू द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि वो चीज मिस कर रहे हैं. सो ऑल द बॉक्सेस आर ticked when you say that it is a soft state. Now they want to become a hard state. Let's see what a hard state is. They have a political will. है क्या? अब इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे उसमें सब आप क्रॉस लगा सकते हो. स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, क्रॉस. इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट, क्रॉस. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, a joke. High state legitimacy, I don't know who legitimizes. Control over territory, कंट्रोल की परिभाषा बदलनी पड़ेगी अगर ये हार्ड स्टेट है तो. नेशनल कोहिजन, इफ फ्रैगमेंटेशन इज नोन एज कोहिजन देन आई वुड से दैट ओके. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेटेजी दे हैव एंड व्हाट हाउ ऑटोनोमस दे आर. सो फ्रॉम दैट शिफ्ट टू दिस शिफ्ट, एनीबडीज गेस. एक चीज जो थी वो रह गई थी आदि, एंड दैट वाज दिस फिनोमेना. The basic thing that is ailing the society is the complex which is known as the inferiority complex. As defined in various books of psychology, inferiority complex is the persistent feeling of inadequacy or insecurity that can negatively impact your life. This is a class book, textbook definition, but you fit into the psyche of a Pakistani state. This will fit exactly. So we can assume or we can deduce that they are suffering with an inferiority complex. इसके symptoms क्या होते हैं inferiority complex के? You suffer a low self-esteem. Now I have tried to pinpoint कहां पर किस examples को वो match करता है, which shows that it lacks self-esteem. You rely on foreign aid and loans. So आपके सामने IMF का लोन, वर्ल्ड बैंक का लोन, US, चाइना, सऊदी अरेबिया सबके पीछे पड़े हुए हैं कि हमको लोन दे दो. एक नेशनल कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाता है. अंडरमाइनिंग लोकल पोटेंशियल, अपनी लोकल इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, इनोवेशन की बात नहीं करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे,
बट क्विक फिक्स सॉल्यूशंस चाहिए। चाइना आज सीपेक बना, हमारे लिए पावर हाउस बना, रोड बना, और हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। दूसरी है पॉलिसी इन्फ्लुएंस। जब आपको फॉरेन कंट्री एड देगी, वो चाहेगी कि उनकी पॉलिसी जो है वो आप अपनाएं और अपना लागू करें। देयर आर नो फ्री लंचेस विच एवरीबडी नोज। सो जो अगर चाइना इनको कुछ दे रहा है तो इनसे क्या ले रहा है वो सबको मालूम है। पब्लिक माइंडसेट कि भाई एक्सटर्नल हेल्प के बिना हमारे देश का काम नहीं चल सकता, ये आपके पब्लिक का माइंडसेट बन चुका है। आपको ध्यान होगा कि जब आई थिंक सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन का इनको लोन दिया था टू राइट ऑफ द व्हाट यू कॉल इंटरेस्ट, तो लोगों ने पटाखे फोड़े, सड़क पे डांस किया। अरे तुमको लोन मिल रहा है यार, दुखी हो जाओ। कर्ज मिलता है तो आदमी दुखी होता है कि मैं कर्जे में डूब गया। दिस इज द वर्ड्स दैट वी यूज, एंड यू आर रिजॉइसिंग ऑन द स्ट्रीट व्हेन यू आर गेटिंग लोन। सो दिस इज व्हाट सेल्फ एस्टीम डज टू यू। It hinders the nation from realizing its full potential. The country still has resources, it still has manpower, but the power is channelized in a different direction. भाई हैमर है, हैमर से आप तो दीवार भी तोड़ सकते हो और एक कील भी लगा सकते हो। तो उनकी हैमर जो है वो दनादन दीवार तोड़ रही है। वो कल्चरल इनसिक्योरिटी एंड imitation of the West, that is very evident in the society. कि आप अपने देश के पहनावे को छोड़कर you try to ape the West, and you'll see many Pakistani commentators, they will compare their politicians to our politicians, especially मोदी जी। कि मोदी जी देखो वो अपना नेशनल ड्रेस पहन के कितने रौब से जाते हैं, वो कुर्ता पजामा और वो जैकेट पहनते हैं, और हमारा जो सदर है वो कोट पैंट टाई में घूमता है। एंड दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ब्लाइंडली एप द वेस्ट। हमारे बंदे को कोई कल्चरल इनसिक्योरिटी नहीं है, ही फील्स प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। आप जो हो वेस्ट को इमिटेट करते हो, विच इज अगेन अ सिम्टम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। एपोलोजेटिक अबाउट इस्लाम, वेरी डिफेंसिव। जहां बात आई नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता, यू विल फाइंड देम इन देयर टॉक शोज। यू फाइंड द पाकिस्तानी अपीयरिंग ऑन द टॉक शो, ही विल कम आउट विद द लॉजिक, नो नो this is a religion of peace and what not. He will try to be very, very apologetic and defensive about what is there. Then you start to undervalue a local talent. Weak diplomatic confidence is very evident. National identity crisis. If you call yourself a nation, then your identity is somewhere missing. Behavior जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. You try to appease powerful nations. आदि जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं, आपको बिल्कुल छवि जो है वो क्लियर होती जा रही है कि ये प्रॉब्लम है और यहां पर ये बिल्कुल फिट बैठता है. You will try to appease powerful nations. You'll always try to sit in the lap of US, China. US से थोड़ा सा अलग हुए पर गोदी में बैठने की ख्वाहिश जो गई नहीं है वो. And national identity crisis. You don't know whether you want to be an Islamic state or a democratic state or a hybrid state. They've not been able to define कि ये करना क्या चाहते हैं. आदि इन सब के बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सैल्यूट ले रहे हैं और पाकिस्तान नाम का देश फिलहाल है. तो ये छोटा सा यही तो फन है सर लाइफ का. यही तो फन है लाइफ का. वो हमको तोड़ने के वो हमको तोड़ने के चक्कर में थे, अब हम उनको तोड़ेंगे. सिंपल स्ट्रेट. दिस इज द. और हमें कुछ नहीं करना है आदि, सिर्फ हमें तो लोगों को उजागर करना है कि भाई देखो ये है आपकी कमियां, और लोग अपने आप समझ जाएंगे. एंड द पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. दे कांट, आई मीन दे नो खत्म है, बट ठीक है. आई डोंट ब्लेम देम फॉर कीपिंग देयर कंट्री गोइंग एज मच एज दे कैन. डोंट ब्लेम देम, बट ज्यादा टाइम चलेगा नहीं. सर थैंक यू सो मच. दिस वाज रियली गुड. Thank you so much for that insight, and thank you for unraveling, बोलते हैं ना, जो पाकिस्तानी दिमाग की जो बत्तियां खोलना. थोड़ा मेरे को तो आपने तो सर एक चीज बोल दिया, लेकिन पाकिस्तान में दिमाग है लेकिन टेढ़ा चलता है. मैं तो बोलता हूँ दिमाग ही नहीं था सालों का, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी.
So they'll have to go up back to the manufacturer and say, sir, ये क्या किया आपने हमारे साथ? But in any case, thank you, sir. Always a pleasure talking to you, guys. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स कीप प्रमोटिंग दिस चैनल. इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चार्ट्स की तरफ से. थैंक यू सो मच. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय हिंद आदि.